हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं एक नया चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है डिजास्टर और टाइप्स ऑफ डिजास्टर के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि डिजास्टर किसको कहते हैं। हम लोग ने बहुत बार सुना होगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, यहाँ पे सुनामी आ गई और जिसकी वजह से बहुत सारे तहस नहस हो गए। और जब जब इन चीज़ों की बात करते हैं तो हम लोग एसोसिएट करते हैं उन्हें एक डिजास्टर के साथ। हम लोग कहते हैं कि देखो वहाँ पे बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है। डिजास्टर का मतलब बहुत बड़ा आपदा आ जाना। अब हम लोग समझेंगे कि आपदा का मतलब क्या होता है। कि आपदा का मतलब होता है कि वो सडन, तो हम लोगों ने देखा है कि वो अचानक से आता है। जैसे अर्थक्वेक, हमें पता नहीं होता कि आज आने वाले है, कल आने वाले है या अचानक आने वाला है। तो ये जो है वो सडनली आता है और कैलेमिटियस होता है। इससे क्या होता है, बहुत ही बड़ा आपदा विपदा आ जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है लोगों को। ये सोसाइटी जैसे नॉर्मली फंक्शन कर रही है वैसे नहीं करने देती है। जैसे कि अभी हम लोग कितना अच्छे से स्कूल जा रहे हैं, कहीं काम करने जा रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन यही अगर कहीं पे बाढ़ आ जाए, पूरा पानी जम जाए, तो क्या हम लोग अपना नॉर्मल काम वैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही करके डिजास्टर में क्या होता है, ये क्या करता है, जो यूजुअली जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जो सोसाइटी जो नॉर्मली चल रहा है वैसे क्या करता है, उसको उसमें एक डिस्ट्रप्शन की तरह एक्ट करता है। और इसमें हम लोग कभी कभार देखते हैं कि ह्यूमन लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में क्या हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। ऐसे में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की जान जाती है और बहुत सारे इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉस होते हैं। जैसे कि कभी अर्थक्वेक ही आया या सुनामी आ जाए तो क्या होता है, वो जितने भी एरियाज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, डिसरप्टेड हो जाते हैं। वहाँ पे लोग जाने लायक या रहने लायक नहीं रह जाते। जैसे कि लैंडस्लाइड आया तो पूरा जो घर होता है वो पूरा जो एरिया होता है उसको बहा के लेके जाता है। उसके बाद क्या वो जगह कहीं जाने लायक या किसी ग्रोथ के लायक रह जाता है? तो नहीं रह जाता है। तो वही बात है कि डिजास्टर की वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी है वो तो बंद हो ही जाता है। और इसकी वजह से ह्यूमन लॉस, मटेरियल लॉस और इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, ये सारी चीज़ों का लॉस जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। WHO के अकॉर्डिंग जो है, हम लोग किसी चीज़ को डिजास्टर कब कहेंगे, जब वो क्या करेगा, डैमेज करेगा, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन करेगा। इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन का मतलब वो बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, उस सब को भी। और नॉन बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि पहाड़ है, वाटर है, बॉडीज़ है, माउंटेन्स है, ये दोनों में क्या करेगा, एक तरीके से डिस्ट्रप्शन करेगा। जैसे कि अब अगर वॉल्केनिक इरप्शन आ रहा है तो वॉल्केनिक इरप्शन से क्या हो रहा है, पहाड़ों के बीच में फट के वो फिर से उसमें से ज्वालामुखी निकल रही है। तो ये नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स को हार्म कर रहा है। लेकिन अगर कहीं पे पेंडेमिक आ गया तो पेंडेमिक की वजह से क्या होगा, अगर वो ह्यूमन हेल्थ को, जैसे कोविड-19 आया हुआ था तो उसमें क्या हुआ, वो पेंडेमिक था और वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को हार्म कर रहा था, जैसे हम लोगों को हार्म कर रहा था। कभी प्लेग आ जाता है या कोई ऐसा बीमारी जो जानवरों के बीच में हो जाए, तो इस सब से क्या होता है, बोथ लिविंग बींग और नॉन लिविंग जो है उन दोनों का जो लॉस होता है, और वही लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है। या तो किसी का डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ हो सकता है, मे बी उनकी जो स्वास्थ्य है वो बहुत नीचे गिर जाए। जैसे कोविड-19 में बहुत सारे लोग तो मरे ही, साथ साथ उसके बाद लोगों की इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो गई। या तो किसी का जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्केल पे आ जाए कि वो उनकी लाइफ रिस्क में आ सकती है। जैसे अगर कहीं पे आग लग गया तो वो भी एक तरीके का डिजास्टर है। क्यों डिजास्टर है, क्योंकि वहाँ पे आग लगने से क्या हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, या वो ऐसे कंडीशन, बहुत सीरियस कंडीशन में आ सकता है कि उनकी जान जा भी सकती है। इसलिए हम उसको भी डिजास्टर कहते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है उस अफेक्टेड एरिया के लिए या कम्युनिटी के लिए। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स क्यों बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स बोलने का कारण ये है कि जैसे बारिश हो रही है, हाँ बारिश होती है तो आप बाहर नहीं जा पाते, बहुत सारे कामों को नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग ये नहीं कहते कि ये डिजास्टर है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स नहीं है, ये ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है कि हाँ इस मानसून के मौसम में तो बारिश होगी ही। लेकिन अगर वो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हो जाए कि पूरा गांव ही बह जाए, पूरा गांव ही बह जाए, सारा काम ही नहीं हो पा रहा है, नाव लेके आपको जाना पड़ रहा है, तब वो क्या होगा, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो गया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नॉर्मल काम है वो हम नहीं हो पा रही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो डिजास्टर हो गया WHO के अकॉर्डिंग।
अब जैसे कि WHO ने कहा कि इन इन चीज़ों की वजह से अगर ऐसा हुआ तो हम लोग नेचर उसको क्या बोलेंगे, डिजास्टर बोलेंगे। वैसे ही अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी कहती है कि जो डिजास्टर है वो जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। और लेकिन इसमें दोनों में ये चीज़ें कही गई है कि दोनों में क्या होगा, ह्यूमन सफरिंग जो होगा, वहाँ कहा कि ह्यूमन लाइफ क्या हो सकता है, उसका लॉस हो सकता है ना, वो रिस्क में हो सकता है। वैसे ही करके यहाँ पे भी कहा गया है कि जो ह्यूमन जो है वो सफ़र करेगा ही जहाँ पे भी डिजास्टर होगा। और ये ऐसा कंडीशन क्रिएट कर देता है कि जब तक किसी की मदद ना ली जाए या कोई असिस्टेंस ना लिए जाए तब तक जो है उससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तब हम लोग ऐसे कंडीशन को बोलते हैं कि वो डिजास्टर है। यूजुअली जो है डिजास्टर को दो भागों में बांटा गया है, एक है नेचुरल डिजास्टर और दूसरा है मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर ऐसे डिजास्टर हुए जो यूजुअली क्या है, नेचुरली अकर करते हैं। में भी ऐसा हो सकता है कोई मेटेरोलॉजिकल इंसिडेंट हो जाए, जैसे कोई मेटेरियट्स जो है वो धरती पे गिर जाए, तो ये कोई इंसान नहीं कर रहा है उस चीज़ों को, या आसमान से बारिश होने लगती है ना, या कहीं तारा टूट रहा है, या कहीं पे लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग की वजह से भी बहुत सारे डेथ होते हैं। तो ये सारी चीज़ों में लोगों की इफ़ेक्ट नहीं है, लोग इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरली अकर कर रहा है। जैसे बारिश बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, कहीं कहीं पे टोर्नेडो आता है, तो लोग तो ऐसा नहीं करते कि कहीं पे फ़ैन ऑन कर दिया जिसकी वजह से टोर्नेडो आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर है जो कि क्या होता है, नेचुरली अकर करते हैं। मे बी नेचुरल के जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है, उनमें कुछ एक्शंस होते हैं या कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके बाद जो है वो डिजास्टर्स होते हैं। दूसरा है मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर ऐसे डिजास्टर है जो लोगों की मिस्टेक्स की वजह से हो सकता है या लोगों के कुछ एक्शंस की वजह से हो सकता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा तो नहीं खुद ब खुद हो रहा है, लेकिन लोगों ने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसको यूज़ करेंगे तब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। या कोई केमिकल रिएक्शन है ना, कोई केमिकल आप दोनों ने मिक्स कर दिया तब जाके वो रिएक्शन होगा। ऐसे ही नहीं कि वो खुद ब खुद हो जाएगा। या कहीं पे आग लग गया तो ऐसा नहीं कि आग खुद ब खुद लग जाता है, आपने कोई, या में भी हो सकता है कहीं पे माचिस जला के कहीं पे छोड़ दिया, कहीं पे ऐसे फ्यूल्स का यूज़ कर लिया जो अनकंट्रोलेबल है, उससे आग लग सकती है। या इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज जो फायर लगती है, तो वो क्या है, लोगों की मिस्टेक्स की वजह से या लोगों के जो एक्शंस की वजह से जो डिजास्टर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर आर दोज डिजास्टर विच आर कॉज ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेस। तो हम लोगों ने जाना, मैंने पहले भी बताया था कि नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इंसान कुछ कर रहा है, उसकी कोई गलती हो गई, उसने पॉल्यूशन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जिसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं। ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो खुद ही इन्वायरमेंट में किसी न किसी फैक्टर्स की वजह से, मीटेरोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ये डिजास्टर होते हैं। और ह्यूमन का जो रोल है उसमें उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने में या सीवियरिटी ऑफ द डिजास्टर को बढ़ाने में हो सकता है। जैसे जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आया तो में भी हो सकता है कि अर्थक्वेक, तो ये जो डिज़ास्टर है वो खुद ब खुद हुआ, लेकिन लोगों का मिस्टेक क्या हो सकता है, उन्होंने बिल्डिंग्स बहुत कमज़ोर बनाए होंगे, या उनका जो लैंड ऐसे, उनकी ज़मीन ऐसे जगह पे बनी होगी जहाँ पे मिट्टी बहुत कमज़ोर है, या घर का बेस बहुत कमज़ोर बनाया हो, या तो उन्होंने पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हो घर बनाने में। तो ऐसे में क्या कंडीशन है कि वो घर जल्दी टूटने के चांसेस है। अगर बहुत कम रिक्टर स्केल्स का भी अगर अर्थक्वेक आता है तो ऐसे में क्या हो सकता है कि वहाँ पे अर्थक्वेक का इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा दिखेगा। जैसे कि हो सकता है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो मे बी अर्थक्वेक बहुत कम रिक्टर स्केल में आया, लेकिन लोगों की भागदौड़ की वजह से छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी डेथ होने के चांसेस या उनके इफ़ेक्ट होने के जो चांसेस हैं, वो भी एक तरीके का डिजास्टर है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वो डिजास्टर की फ्रिक्वेंसी और सीवियरिटी को क्या कर सकती है, वो बढ़ा सकते हैं। और मैन मेड डिजास्टर, जैसे कि मैंने कहा था, मैन मेड डिजास्टर ऐसे डिजास्टर हो सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन के इंटेंट होंगे कि वो चाह कर कि वही चीज़ करते हैं। जैसे कि में भी हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन, लोग चाह कर के वो चाहते हैं कि दूसरे देश को मैं तबाह कर दूँ, इस वजह से वो न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं। मे भी किसी वॉर की वजह से हो सकता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होता है वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, या जो वहाँ पे नेग्लिजेंस को देखा जा सकता है। और जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, नेचुरल डिज़ास्टर में वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड,
ड्रॉट, सुनामी और वाइल्ड फायर जैसे जो है वो चीज़ें, वो जैसे डिजास्टर जो है वो आते हैं। अब नेचुरल डिजास्टर में हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक कब आता है? हम लोगों ने यहाँ बहुत पहले 2014 में एक्सपीरियंस किया हुआ था अर्थक्वेक, जब जो कि आया हुआ था, और मेजरली वो नेपाल के कुछ रीजन में था, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस था वो इंडिया में भी देखा था। लेकिन जब अर्थक्वेक आया था तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एक्सपीरियंस करते कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी तहस नहस जो होती है या बिल्डिंग्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तो एक्चुअली में उसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है कि हम लोग का जो अर्थ क्रस्ट है, पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा अर्थ जो है वो मेजरली 3 भागों में बटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो क्रस्ट होता है उसी पे जो होता है वो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, और ये टेक्टोनिक प्लेट जो होता है वो स्लाइटली एक डायरेक्शंस में मूव करते रहता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये मूविंग के दौरान जो होता है या तो ये दो जो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट है वो एक दूसरे से टकराते हैं या अलग होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अर्थ में जो है वो वाइब्रेशन होता है। अब क्योंकि ये बहुत ही लार्ज स्केल में, इसमें बहुत ज़्यादा मास भी है, तो अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और ऐसे में जब वाइब्रेशन क्रिएट होता है इससे शॉक वेव निकलता है, और वो शॉक वेव जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उससे क्या होता है, धरती जो होती है वो डगमगाने लगती है या हिलने लगता है, और उसे ही हम कहते हैं कि भूकंप आ गया। और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि बिल्डिंग्स जो होंगे वो कोलैप्स हो जाएंगे, या जितने भी मैन मेड स्ट्रक्चर हैं वो जो है क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वो गिर जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। और इससे जब लोग नहीं भाग पाते हैं या उसके नीचे दब जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा डेथ्स हम लोग को देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा ही मतलब लॉसेस जो होता है वो हम लोग को देखने मिलता है। इससे इकोनॉमिकल लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये फिजिकल लॉस जो होता है, और ह्यूमन लॉस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब ऐसे अर्थक्वेक आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अर्थक्वेक आए तो और कुछ नहीं आए, उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ये लैंडस्लाइड्स को भी लेके आता है। अगर वो पहाड़ी वाला रीजन में हो तो पहाड़ गिरने का ये बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ ऐसे में हम लोग कभी कभार सुनामीज भी देखते हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनिक इरप्शन। मैंने जैसे आपको बताया था कि अर्थक्वेक जो है अर्थ के सरफेस टेक्टोनिक प्लेट में जो है वाइब्रेशन की वजह से, या जब वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तब अर्थक्वेक आता है। वैसे ही करके वॉल्केनिक इरप्शन जो है, हम लोगों ने जो दूसरा लेयर बोला था वो है मेंटल। उस मेंटल में जो क्या होता है, वो जो रॉक होता है वो पिघलने लगता है, उसके अंदर जो होता है वो मैग्मा होता है, और वो जब पिघलने लगता है तो ऐसे में क्या होता है, वो पिघलता है। और मान लीजिए वो टेक्टोनिक प्लेट, अब वो हम लोग को पता है कि जो मेंटल है उसके अंदर जो है माग्मा जो है हमेशा पिघलता रहता है, क्योंकि वो उसके सरफेस से ये है, अंदर है, और उस वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मेंटल है वो हमेशा पिघलता रहता है, पिघलता रहता है। लेकिन मान लीजिए यही टेक्टोनिक प्लेट जो है वो एक दूसरे से अलग होने लगे, तो क्योंकि ये मेंटल जो है वो जो है बहुत हल्का है, क्योंकि लिक्विड इन नेचर है, इसमें बहुत सारी गैसेस है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ऐसे मिट्टी की तरह भरा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे गैसेस जो है वो लाइटर इन नेचर है। तो जैसे वो अपार्ट होते रहता है, तो क्योंकि ये लाइटर इन नेचर है, ये ऊपर की तरफ उफान देते हैं, या बॉयल होते रहते हैं तो ये ऊपर की तरफ निकलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ही गैसेज होता है। और जब ऐसा होता है तो वो बाहर की तरफ निकलता है, और क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हीट है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस है, बहुत ही ज़्यादा मीथेन है, बहुत ज़्यादा ही हीट है, तो उससे क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को जला देती है और बहुत सारी चीज़ों को डैमेज करती है। और ये जो बाहर आता है मैग्मा, उसको जब वो धरती के सतह पे आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और इसमें इतना थिकनेस रहता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर देती है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। इससे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन भी हो सकता है। अब तीसरा है साइक्लोन। साइक्लोन हम लोगों ने देखा होगा कि वैसे तो हम लोग के रीजन में नहीं आता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलता है। अब कोस्टल रीजन में क्यों, तो हम लोगों को इसके लिए एक चीज़ समझना पड़ेगा कि लैंड का प्रॉपर्टी क्या है और वाटर का प्रॉपर्टी क्या है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि लैंड का प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ही जल्दी ठंडा और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ये आप लोगों ने गांव में जब देखा होगा कि जैसे ही बहुत जल्दी छाँव हो जाता है तो धरती बहुत जल्दी ठंडा हो जाती है। अब वैसे ही जब धूप हो तो वो फिर पैर पकता भी रहता है।
तो वैसे ही करके, लेकिन पानी क्या है, पानी बहुत टाइम लगाता है गर्म होने में। हम लोग देखते हैं कि गैस बहुत देर तक खड़े रहते हैं, फिर वो गर्म होता है, और वही पानी जब गर्म हो जाए तो फिर उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो ये साइक्लोन या जब हम लोग रेन को पढ़ेंगे तो उसमें समझने के लिए ये कंसेप्ट काम आएगा। तो वही बोला गया है कि जो समुद्र वाला रीजन है, तो हम लोग को पता है कि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे लैंड सरफेस भी बहुत ज़्यादा है। तो अब क्योंकि लैंड जो है बहुत ही ज़्यादा, जैसे धूप निकला, और क्योंकि धरती का प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, तो गर्म हो गया। अब जब गर्म हो गया तो वहाँ का जो गर्म हवा होगा, हवा जो है वो भी गर्म होगा। तो अब जब वो गर्म होगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि एयर का प्रॉपर्टीज़ होता है कि वो ऊपर की तरफ जाता है, हॉट एयर राइजेस अबव। तो अब जब वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा, क्योंकि वहाँ का जो गर्म हवा था वो तो ऊपर चला गया, हवा ऊपर चला गया। अब वो हवा को पूरा करने के लिए क्या करेगा, अलग डायरेक्शन से हवा आएगा, मतलब वो वैक्यूम को पूरा करने के लिए। फिर ये जो हवा यहाँ पे आएगा, अब जो हवा बाहर से आएगा वो भी क्या होगा, फिर वो वैसे ही होगा, धरती गर्म है, वो फिर से उसको गर्म करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर आएगा। तो ये प्रोसेस जो है बहुत देर तक जो है वो चलता रहेगा, और इससे क्या होगा कि वहाँ पे वो क्लाउड जो होता है वो जमा होते जाएगा। लेकिन वो क्योंकि प्रोसेस बनते जा रहा है और हवा आते जा रहा है, तो जब ये हवा, पानी और सब कुछ ऐसे ही हवाओं की डायरेक्शन से वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो इससे क्या करता है, जब वो वाइंड का स्पीड बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लगता है, जब ये विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक पोर्शंस में जाके इसका जो चारों साइड से जब यह हवा आने लगता है तो एक आइस टाइप शेप ले लेता है, और किसी किसी रीजन में क्या करता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ये विंड का स्पीड इतना ज़्यादा रहता है कि वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रक्शन करने लगता है वहाँ पे। तो इसीलिए बोला गया है कि साइक्लोन जो है बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। अब है नेक्स्ट है फ्लड। तो हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आता है, जैसे बिहार वाला रीजन है, कुछ कुछ रीजन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आती है। बिहार एक ऐसा जगह है, या फिर जैसे बंगाल भी, वहाँ पे हम लोग मेजरली सुनते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जो पानी के साथ बह गए, बहुत सारा रोड ही बह गया। ऐसा भी होता है बहुत बार। तो फ्लड किसको कहते हैं, फ्लड उसको कहते हैं जब वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाए लैंड में, बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो करने, और जो नॉर्मली भी बारिश होती है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, फ्लड नहीं कहते हैं। इनका मेजरली कारण होता है कि किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, और ये इतनी बारिश हो गई है कि वहाँ पे जो है सड़कों में पानी भर गया हो, घरों में पानी भर गया हो, और इसकी वजह से जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, और बाउंड्रीज जो है उस बाउंड्रीज से जो है पानी वो एस्केप नहीं कर पा रहा है। तब हम लोग बोलते हैं कि उस जगह पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि बाढ़ इतना ज़्यादा आ जाता है कि घर, रोड भी, शहर भी पूरा साफ़ हो जाता है, मतलब बाढ़ के साथ साथ। इसे यूजुअली देखा जाता है कि जो फार्म लैंड है, जो खेती वाला जो रीजन है, वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है तो जो लैंड होता है, जो खेती किया हुआ रीजन होता है, वो पूरा बर्बाद हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का मीन जो होता है वो ख़राब हो जाता है, खाना एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा पाता, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से सब्जी मंडी में सब्जी नहीं जा पाता, फिर खाना आने पीने का जो बहुत है वो बहुत सारी दिक्कतें होती है। और जब ऐसी दिक्कतें होती है तो ऐसे में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, डिमांड ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ पे जो है सप्लाई जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ का प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोगों ने देखा होगा कि मानसून के समय में बहुत सारी सब्जियाँ जो होती है वो बहुत महंगी हो जाती है, कारण यही होता है। अब इसके ऑपोजिट दूसरा कंडीशन है ड्राउट। देखो बिहार में कितना ये है ना, मतलब ये क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्टरी है कि वहाँ पे सूखा भी बहुत ज़्यादा पड़ता है और बाढ़ भी बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। तो ड्राउट एक ऐसा कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, जहाँ पे वो वैसे जियोग्राफिकल रीजन में जहाँ पे वाटर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम हुआ हो, वैसे भी रीजन में क्या होता है, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, पानी जो है वहाँ पे सूख जाता है, लोगों को पीने का पानी तक जो है उसकी कमी दिखने लगती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राउट। इस ड्राउट के कारण हम लोग बस ह्यूमन ही नहीं, एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हुए देखते हैं। ऐसे में क्या होता है, लोगों की डेथ रेट तो बढ़ती ही है, मतलब ड्राइनेस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, और लाइफ स्टॉक जो है, जो जानवर है वो भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं।
इसकी वजह से क्या होता है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता है, क्रॉप्स भी बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं और ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही हैज़ार्डस है। मतलब जितना बार मतलब वैसे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है एक तरीके से देखो तो, क्योंकि ऐसे कंडीशन में ये सब तो के साथ क्या होता है, बिजली की कमी भी आ जाती है, शॉर्टेज ऑफ, क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो हाइड्रो पावर के साथ यानी कि वाटर से निकाला जाता है। वैसे इंडिया में ये बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ पे भी रिलाई किया जाता है। और अगर जिस नेशन के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वहाँ पे बिजली की कमी नहीं देखी जाती है। जैसे कि नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नदियाँ हैं और वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं देखी जाती है। वैसे ही करके बहुत, और वैसे भी बहुत सारे ड्रॉट प्रोन एरियाज़ रहते हैं कि वहाँ जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि वाटर रेनफॉल जो होगा वो बहुत कम होगा। वैसे जगहों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि वहाँ पे वाटर रिजर्वियर्स बनाए जाए, कि वाटर को कैसे बचा के रखा जा सकता है, उसको वहाँ पे कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है, उस चीज़ की जो टेक्निक है उसको सिखाया जाए। क्योंकि जिस साल मतलब ऐसा होता है कि साल में एक टाइम में तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पानी होता है, उस पानी को अगर बचा के रखा जाए फ्यूचर यूज़ के लिए, कि हाँ जब जिस समय में पानी बहुत कम है उस समय में उसको यूज़ किया जाए, तो फिर वो ड्राउट की कंडीशन में ये काम आ सकता है। और तीसरा होता है कि ओवर ग्रेजिंग को रोका जाए। ओवर ग्रेजिंग क्यों होता है, तो ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है जो छोटे छोटे घास होते हैं उसको, मतलब लाइव स्टॉक जो होते हैं, गाय भैंस जो होता है उसको खिला दिया जाता है, वो चरते हैं। और हम लोग को पता है कि ये घास जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये घास के जो रूट्स होते हैं, छोटे छोटे रूट्स होते हैं, वो अपने रूट्स में जो है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब वो पानी ही ज़मीन में नहीं एब्जॉर्ब होगा तो ड्राउटिक कंडीशंस तो वैसे ही बने रहेंगे, वाटर टेबल कभी पूरा ही नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्राउटिक कंडीशंस बने रहेंगे। अब सुनामी जो है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ये भी एक डिज़ास्टर है। इसमें क्या होता है कि पानी का जो वेव होता है वो बहुत ही ऊंचा ऊंचा आने लगता है। ये यूजुअली टाइड्स की वजह से होता है, क्योंकि वाटर का वेव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर से आने लगता है। इसका एक कंडीशन टाइड्स भी होता है। और कभी कभार जो टेक्टोनिक प्लेट जो होता है या वाटर के अंदर में जो अर्थक्वेक आता है, ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जगहों पे सुनामी देखी जाती है। ये सुनामी यूजुअली जो होता है, सुनामी जो मेजरली वाटर में ही होता है। सुनामी वैसे कोस्टल एरियाज़ में होता है, और ये कोस्टल एरियाज़ हमेशा प्रोन होते हैं कि वहाँ पे सुनामीज़ आएंगी। अब है मैन मेड डिजास्टर। हम लोगों को पता है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई क्या खतरनाक चीज़ है तो वो है इंसान का दिमाग। वो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो निकाल ही सकता है लेकिन प्रॉब्लम्स को क्रिएट भी करता है। ऐसे ही करके बहुत सारे डिजास्टर जो है जिसका कारण क्या है, ह्यूमन बीइंग खुद ही है, वो खुद ही उस डिजास्टर्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि उसमें से एक है न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियर डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, टेररिज्म, एक्सीडेंट, बिल्डिंग कोलैप्स, सिविल अनरेस्ट, फायर एक्सीडेंट। हम लोग इसको एक एक करके पढ़ने जाने वाले हैं। तो पहला है न्यूक्लियर डिजास्टर। हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो एलिमेंट है वो न्यूक्लियर रिएक्टिव होते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। वैसे जैसे कि यूरेनियम-35, यूरेनियम-37 जो होता है बहुत ही न्यूक्लियर रिएक्टिव होता है। अगर हम लोग उसमें कोई रिएक्टेंट यूज़ करके उनकी जो एटम्स है उसके साथ रिएक्शन किया जाए तो वहाँ पे चेन ऑफ रिएक्शन होगा, और वो चेन ऑफ रिएक्शन की वजह से बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। और इस एक्सप्लोजन की वजह से क्या हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा जगह पे एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्ट होगा, और वो ब्लास्ट में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये जो खोज है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ ही हुआ। अभी के समय में बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो इस न्यूक्लियर रिएक्शंस को या न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने के लिए करना चाहती है। इंडिया भी एक यूज़ है उन जिसके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन प्लांट सब है, और न्यूक्लियर आइटम बम भी है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जो रखती है। वैसे तो ये अब बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिससे नाटो जो बोलती है कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ अपनी सेफ्टी के लिए या दूसरी कंट्री के ऊपर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए क्या करती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती है। लेकिन हम लोगों को पता है कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि जब कभी भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ किया गया या न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया गया तो कोई एक कंट्री ही बर्बाद नहीं होने वाला है।
उसके साथ साथ पूरी दुनिया तबाह होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने जब देखा है कि जब एटम बम गिराया गया था जापान में अमेरिका के द्वारा, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। और वहाँ पे देखा जाता है कि जो बच्चे अभी भी वहाँ पे पैदा लेते हैं, कुछ कुछ बच्चे वो जेनेटिक डिफेक्ट के साथ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रेडिएशन डेवलप हुआ उस पर्टिकुलर रीजन में वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था, जिसने वहाँ के बच्चों की डीएनए में जो है वो डिफेक्ट कर दिए। जबकि वो जो उस समय में जो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ किया गया था वो बहुत ही कम अमाउंट में था, कम टर्न में था। लेकिन अभी जो न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अगर कभी ऐसा होता है तो इसका इफ़ेक्ट जो है पूरा हाफ ऑफ द वर्ल्ड, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड को देखना पड़े। अब है नेक्स्ट केमिकल डिज़ास्टर। केमिकल डिज़ास्टर तब हो सकता है कि जब क्या हो कि किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा कोई एमिशन हो जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो, या जिसकी वजह से कोई फायर हो, या जिसकी वजह से कोई एक्सप्लोजन हो। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि डिज़ास्टर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल जो होंगे वो हैज़ार्डस हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखा कि कैसे कार्बाइड जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बाइड का जो कंपनी था, वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, और जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो गैसेस रिलीज़ हुए, उस गैसेस की वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ। तो ये क्या है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ और उससे ऐसी गैसेस का एमिशन हुआ जिससे लोगों की लाइफ में लोगों की जो लाइफ है वो चली गई। तो ऐसे ही हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे, या कोई केमिकल का यूज़ ऐसा किया गया जिससे लोगों की जान जाने की चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये भी एक तरीका केमिकल डिजास्टर है। नेक्स्ट है टेररिज्म। ये जो है हम लोगों के आई थिंक इंडिया में या बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि टेररिज्म वैसे कंडीशन को बोलते हैं जब कुछ सम ऑफ ग्रुप जो होगा या सम ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो मिल के वो क्या करती है, लोगों को डराती है, और या एक्ट ऑफ वायलेंस का यूज़ करती है ताकि वो सोसाइटी को डरा सके या गवर्नमेंट को डरा सके, ताकि उनका जो पर्सनल मोटिव्स है या जो वो चाहते हैं या उनका पॉलिटिकल ओपिनियन है या सोशल ओपिनियन जो है वो उस सरकार पे थोपे। मे भी हो सकता है किसी कंट्री का ये ओपिनियन हो कि किसी स्पेसिफिक रिलीजियस को माना जाए, या किसी स्पेसिफिक जगह को वो अपने हिस्से में ले ले, या हो सकता है कि वो चाहते हो कि ये कम्युनिज़्म सोचा जाए या कम्युनिज़्म के तरीके से कुछ चलाया जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि सरकार उनकी बातों को माने, और इसके लिए वो क्या करते हैं, वो जो है इल्लीगल मीन जो होता है, या लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, या वहाँ पे वॉयलेंस क्रिएट करते हैं, वहाँ पे बमबारी करते हैं, ताकि क्या हो, सरकार उनकी बातों को माने। तो ये जो है हमेशा से एक प्रॉब्लम बना, और यहाँ पे हमेशा एक नेशनल इंटरनेशनल वाला जो व्यू है हम लोगों को हमेशा देखने को मिला। वैसे तो हमारे नेशन में वैसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिफिनेशन नहीं दिया गया है कि टेररिज्म क्या है, लेकिन टेररिज्म हमेशा से हम लोग देखते हैं कि टेरर का यूज़ किया गया है। टेरर वर्ड यूज़ है। टेरर का मतलब है किसी को डराना। मे बी ये हो सकता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, या आइडियोलॉजिकल गोल हो सकता है कि हाँ, सब लोगों को ऐसा मानना चाहिए, या सब लोगों का ऐसा पॉलिटिकल ओपिनियन होना चाहिए, या हम लोगों को ही सबसे ऊपर माना जाए, हम लोगों का ही बात माना जाए, ऐसा विचार हो सकता है। और ये यूजुअली क्या करते हैं, जो नॉर्मल पीपल है, जो सिविलियंस है, उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग बहुत मासूम होती है, अगर उनको डराया धमका जाए तो वो उनकी बातों में आ जाएंगे। इसलिए वो क्या यूज़ करते हैं, वायलेंस का यूज़ करते हैं, वॉर का यूज़ करते हैं, और टेररिज्म जो फैलाने की कोशिश करते हैं। और यही यही कारण है कि हमारे जो आर्मीज़ है वो हमेशा बॉर्डर में तैनात रहता है। इतनी जो CIA है, या जितनी भी एजेंसीज़ है, रॉ है, ये अलग अलग एजेंसी जो है हमारे देश में बनाया गया है ताकि हम लोगों को इस टेररिज्म से बचाया जा सके। अब नेक्स्ट है सिविल अनरेस्ट। सिविल अनरेस्ट का मतलब होता है कि सिविल डिसोबीडियंस, एक ऐसा कंडीशन जब जो सिविलियंस हैं, जो नॉर्मल पीपल है, वो सड़कों पे उतर जाती है। क्यों? तो मे भी हो सकता है किसी पॉलिटिकल लीडर्स या कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, या हो सकता है ऐसा रूल पास कर दिया जो कॉमन पीपल के फॉर में नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि जो सामान्य लोगों के लाभ में नहीं हो।
या हो सकता है किसी समुदाय को क्षति पहुंचाती हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो, तो क्या करते हैं, ऐसा होता है तो वो लोग सड़कों पे उतरते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वहाँ पे, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कभी कभार लोगों की भी जान चली जाती है, किसी लोगों को चोट लग जाता है। इसकी वजह से जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो पाती, स्कूल नहीं चल पाते या रोड नहीं चल पाते। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, और इसीलिए उसको भी एक तरीके के फॉर्म में ये डिज़ास्टर में रखा गया है। अब नेक्स्ट है एक्सीडेंट। हम लोगों ने यूजुअली देखा होगा कि हम लोग, मतलब मेरे को लगता है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ दिनों पे हम लोग को सुनने को मिलता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, इस एक्सीडेंट की वजह से इतनी लोगों की जान गई, किसी की लापरवाही की वजह से ऐसा हो गया, या कुछ इनोसेंट की जो जान चली गई। और इसमें मेजरली जो रोल है जो ड्राइविंग कर रहे हैं, उसमें देखा जाता है, कभी कभार हम लोग देखते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव का कंडीशन देखते हैं, या मेल फंक्शनिंग ऑफ द जो व्हीकल है वो देखा जाता है, या फिर नशे में होके, होश में ना होके, या हाई स्पीड चलाना, रोड के गलत रास्ते पे चलाना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स को हम लोग देखते हैं। रोड एक्सीडेंट जो है वो बहुत कॉमन हो गया, और ये एक्सीडेंट एक तरीके से डिजास्टर के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि लोगों की जान लेती भी है और इसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग कोलैप्स। बिल्डिंग कोलैप्स को भी एक तरीके से डिजास्टर के फॉर्म में देखा गया है, क्योंकि एक तो बिल्डिंग कोलैप्स जो होता है वो कभी कभार जो किसी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, तो उस समय में भी बिल्डिंग कोलैप्सेस को देखा गया। जैसे अर्थक्वेक आया तो वहाँ पे भी होता है कि बिल्डिंग जो होता है वो कोलैप्स कर जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बिल्डिंग कोलैप्स होने का कोई मेजर रीज़न नहीं होता है, वो बहुत ही वीक तरीके से बनाया जाता है कि बिल्डिंग जो होता है वो कोलैप्स कर जाता है। बिल्डिंग कोलैप्स के साथ साथ हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जो पुल है वो कोलैप्स हो गया, पुल टूट गया। जो इतना मजबूत मजबूत जो चीज़ें होती है वो बनाई जाती है, वो भी बहुत जल्दी टूट जाता है। ये मेजरली इसलिए होता है कि जो वर्कर्स होते हैं या जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो बिल्डिंग्स है बहुत जल्दी टूट जाते हैं। लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो गवर्नमेंट वर्क्स में यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और फिर उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोगों की डेथ होती है कभी कभार जो है। और ये जो मेजरली देखने को भी मिलता है कि वहाँ पे इतनी कम सेफ्टी के साथ मतलब वर्क किया जाता है कि वहाँ पे जो वर्कर्स है वो अपनी लाइफ को एक तरीके से एकदम डेथ कॉर्नर पे रखे रहते हैं कि हाँ कभी भी उनकी जान जा सकती है। वैसे कंडीशंस में भी वो लोग वर्क करते रहते हैं। नेक्स्ट है फायर एक्सीडेंट। फायर एक्सीडेंट भी एक तरीके से क्या है, मैन मेड डिजास्टर इसलिए क्योंकि लोगों की जो ये एक तरीके से नेग्लिजेंस की वजह से, या अनकेयर मतलब नॉन केयरफुल जो नेचर होता है इसकी वजह से जो होता है फायर एक्सीडेंट हो सकते हैं। कहीं पे लाइटर जला देना, कहीं पे गैस खुला छोड़ देना, है ना, या फिर किसी दो केमिकल जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव है उनको एक साथ रखना, इससे भी क्या हो सकता है, इससे फायर एक्सीडेंट हो सकता है। कभी कभार मतलब गैस को खुला छोड़ दिया, कभी कभार जो इंडक्शन है उसको खुला छोड़ दिया, तो इससे चांसेस है कि कहीं पे फायर लग सकता है। या जो फ्यूल है जो बहुत ही एक्सप्लोजिव इन नेचर है उसको मतलब जलने वाले पदार्थ के साथ रख दिया जाए तो उससे फायर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजन की वजह से भी वैसे फायर होता है। तो चलिए, अब हम लोग का चैप्टर बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, और मैं कोशिश करूँगी, मेरा एक और भी लेक्चर आएगा, अब बहुत सारे लेक्चर आते रहेंगे धीरे धीरे, और मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरा अगला वाला लेक्चर होगा ये इससे भी बेहतर होगा। और जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और जो भी आप चाहते हो कि मतलब ऐसा ये इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करिए, या आप ये चाहते हो कि ऐसे एक्सप्लेन करो, तो प्लीज़ आप अपने आइडियाज़ को भी मुझे दें, और मैं आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग लिख के बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। सो थैंक यू, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।